हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईज एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं और कंप्यूटर के अध्ययन को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को। मैंने बताया था कि किन किन चीज़ों की सहायता से कंप्यूटर कार्य करता है। उसमें मैंने सबसे पहले याद करिए आपको बताया था कि इनपुट कुछ डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, फिर कंप्यूटर सीपीयू के अंतर्गत उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के माध्यम से उस डेटा को हमारे पास उपलब्ध कराता है। तो पिछली कुछ वीडियो में हमने कंप्यूटर की सामान्य जानकारी का अध्ययन किया था, साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइसों का भी अध्ययन किया था कि कौन कौन सी डिवाइसों के माध्यम से हम डाटा को इनपुट कर सकते हैं और कौन कौन सी डिवाइसों के माध्यम से हम डाटा को आउटपुट कर सकते हैं, डाटा का आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं तो वह जाता कहाँ है, स्टोर कहाँ होता है। तो उसके लिए कुछ मेमोरी होंगी, कुछ स्टोरेज डिवाइस होंगी। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाली मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस का अध्ययन करेंगे कि आखिर कंप्यूटर के अंदर जो हम डाटा फीड करते हैं, कंप्यूटर उन्हें किस तरीके से और कहाँ पर सेव करता है और कैसे कैसे उस डाटा का उपयोग करता है। तो ये सभी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, आज की वीडियो के अंतर्गत करेंगे और वह संबंधित है मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस से। यदि हम मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो यह दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी से मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू में उपस्थित होती है, अर्थात उसमें हमेशा ही उपस्थित होती है। और कंप्यूटर यदि किसी डाटा का उपयोग करता है तो प्राथमिक और मुख्य मेमोरी के डाटा का ही सीधे उपयोग करता है। तो सबसे पहले वह उपयोग किसका करता है? जो डेटा प्राथमिक या मुख्य मेमोरी में उपस्थित होता है। दूसरी, यदि आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है, चूंकि जो प्राथमिक मेमोरी होती है इसकी जो क्षमता होती है बहुत ही क्या होती है, कम होती है। स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बात अलग है, लेकिन इनकी क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है। यह मेमोरी बहुत कम डाटा को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। और यदि आपके पास बहुत सारा डाटा होता है और उसे आपको कंप्यूटर में सेव करके रखना है तो आप क्या करेंगे, तो आप उसके लिए द्वितीयक या सहायक मेमोरी का उपयोग करेंगे, जिन्हें हम कंप्यूटर में अलग से इंक्लूड कर सकते हैं या सीपीयू के माध्यम से उसे अलग से जोड़ सकते हैं। तो जो मेमोरी की बात करें या स्टोरेज डिवाइस की बात करें, वह दो प्रकार की होती हैं। एक प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है और एक होती है द्वितीयक या सहायक मेमोरी। चलिए इनको हम पहले इनका वर्गीकरण देख लेंगे कि प्राथमिक और मुख्य मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, द्वितीयक और सहायक मेमोरी के अंतर्गत क्या आएगा, फिर उनके अंतर्गत जो भी डिटेल्स होगी उसको हम बाद में देखेंगे। तो यदि हम प्राथमिक या मुख्य मेमोरी की बात करें, प्राइमरी मेमोरी की या मेन मेमोरी की बात करें, तो इसके अंतर्गत तीन मेमोरी आती हैं। कैसी? एक ऐसी मेमोरी आती हैं जो स्थायी रहती हैं, अर्थात एक बार सेव करने के बाद वह कंप्यूटर बंद होने पर हटती नहीं है, गायब नहीं होती, वह कंप्यूटर में बनी रहती हैं। ऐसी मेमोरी स्थायी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है। दूसरी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जिन्हें कंप्यूटर सीधे ही उपयोग करता है। कैसे उपयोग करता है? यदि उसे कोई भी अवांछित डाटा चाहिए होता है तो वह कहां से प्राप्त करता है? सबसे पहले कैश मेमोरी से करता है। और एक होती है अस्थायी मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी। अस्थायी कैसी होती हैं? ऐसी मेमोरी जिसमें हम डाटा को एक बार फीड तो करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा सिस्टम बंद होता है, मान लीजिए कि विद्युत की सप्लाई बंद हो गई और आपका सिस्टम अचानक से बंद हो गया, तो उसमें जो भी आप डेटा सेव कर रहे होते हैं या जो भी कार्य कर रहे होते हैं वह वहां से मिट जाता है। तो ऐसी मेमोरी किसके अंतर्गत आती है? अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत आती है। यदि हम स्थायी मेमोरी की बात करें तो स्थायी मेमोरी के अंतर्गत रोम आता है, पीरोम आता है, ईप्रोम आता है और ईईपीरोम आता है। ठीक है, तो ये जो मेमोरियां हैं वह किसके अंतर्गत आती हैं? प्राथमिक मुख्य मेमोरी की स्थायी मेमोरी के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, जो प्राथमिक और मुख्य मेमोरी है उसमें स्थायी मेमोरी भी आती हैं और अस्थायी मेमोरी भी आती हैं। लेकिन जब आप द्वितीयक मेमोरी का अध्ययन करेंगे, सहायक मेमोरी का अध्ययन करेंगे, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्थायी मेमोरी आती है। क्लियर है? तो यहां पर क्या आती है? स्थायी भी आती है और अस्थायी भी आती हैं। क्योंकि जो प्राथमिक मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी होती है, यह सीपीयू के साथ कनेक्ट होती है, कंप्यूटर में ही स्थापित होती है। और कंप्यूटर जब भी आप ऑन करते हैं तो वह प्राथमिक मेमोरी में जो भी डाटा सेव होता है उसे ही सबसे पहले ग्रहण करता है।
तो उसमें एक स्थायी होती है, अर्थात कंप्यूटर के बंद हो जाने पर, विद्युत की सप्लाई बंद हो जाने पर या रुक जाने पर, कंप्यूटर जैसे ही बंद होता है तो उससे इस मेमोरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह बनी रहती है। इसमें जो भी डेटा रहता है वह सुरक्षित बना रहता है। और अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत रैम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आती है, जिसमें आप जब काम कर रहे होते हैं तो वह इसमें ही सेव होता है, लेकिन जैसे ही विद्युत की सप्लाई बंद हो जाती है तो इसमें उपस्थित डेटा क्या हो जाता है, हट जाता है, गायब हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए बात कर लेते हैं द्वितीयक या सहायक मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी की। जो द्वितीयक या सहायक मेमोरी होती है वह कैसी होती है? यह स्थायी होती है। और मान लीजिए आपको बहुत सारा डेटा उपयोग करना है या चाहिए या कंप्यूटर में सेव करना है, तो वह कहां पर करेंगे? आप द्वितीयक या सहायक मेमोरी में करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जो आपकी प्राथमिक मेमोरी होती है उसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है? बहुत कम होती है, और द्वितीयक मेमोरी की स्टोरेज क्षमता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। हाँ, इसके कुछ लूप होल हैं कि यह जैसे कार्य जो करती है या डाटा ट्रांसफर की जो गति होती है इसकी कम होती है, लेकिन इसमें हम बहुत ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो जो द्वितीयक और सहायक मेमोरी होती है यह दो प्रकार की होती है। कैसी होती है? दो प्रकार की। एक होती है क्रमानुसार मेमोरी और एक होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्रमानुसार थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में मैं यहां पे बता देता हूं। क्रमानुसार में क्या होता है? यदि आपको डेटा पढ़ना है तो आप क्रमानुसार ही पढ़ेंगे। पहले जो डेटा दिया हुआ है आप जब उसको रीड कर लेंगे, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे डेटा दिया रहेगा उसे आप यूज कर पाएंगे। अर्थात आप सीधे सीधे ही मान लीजिए इसमें 10 चीजें, 10 फोल्डर बने हुए हैं, 10 चीजें इसमें दी हुई हैं, तो आप चाह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट ये चौथा वाला फोल्डर खोल लूं, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें पहले आप फर्स्ट पे जाएंगे, फिर सेकंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे और फिर फोर्थ पे जाएंगे। अर्थात इसमें डेटा को जानने के लिए आपको क्रम का पालन करना पड़ेगा, क्रम अनुसार ही डेटा खुलेंगे। और जो डायरेक्ट एक्सेस होती है, डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है कि बहुत सारे मान लीजिए आपके पास फोल्डर हैं और आपको किसी एक फोल्डर में जाना है, मान लीजिए तीसरे फोल्डर में जाना है, तो आप डायरेक्ट ही उस पर पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पहले और दूसरे फोल्डर को भी खोलें उसके बाद आप थर्ड पे जाएं, आप डायरेक्ट ही थर्ड पर जा सकते हैं। तो ये क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। क्रम अनुसार मेमोरी की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक टेप आते हैं। मैग्नेटिक टेप, आपने जो डेक आते थे पुराने उनकी कैसेट तो देखी होगी, इस तरीके की होती थी, उसमें एक मैग्नेटिक टेप इस तरीके से होता था, अंदर क्या होता था? प्लास्टिक होता था और इसमें एक रील ऐसे चलती रहती थी। जब आप कोई गाना सुनते थे या मान लीजिए आपने एक गाना सुन लिया और दूसरे गाने पे आपको जाना है तो आपको फॉरवर्ड करना पड़ता था। जब एक गाना जल्दी जल्दी चलता था और फिर दूसरे गाने पे आते थे, आप डायरेक्ट दूसरे गाने पर नहीं आ पाते थे। तो जो भी मैग्नेटिक टेप होते हैं वह किसके अनुसार आते हैं? क्रम अनुसार मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। यदि हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की बात करें तो इसके अंतर्गत चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? चुंबकीय डिस्क आती है, ऑप्टिकल डिस्क आती है और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस आती है। यदि हम चुंबकीय डिस्क की बात करें तो इसमें फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आती हैं। क्या आती हैं? फ्लॉपी डिस्क आती है और हार्ड डिस्क आती है। लेकिन यदि हम ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत 5 चीजें आती हैं। एक आता है ब्लू रे डिस्क, दूसरी आती है सीडी रोम। आपने देखा होगा जो सीडी कैसेट होती है, लेकिन सिर्फ हम उसे क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। मतलब जो चलती है उसमें एक बार आपने डेटा को स्टोर कर दिया तो वह चलती रहती है, उसे क्या बोलते हैं? सीडी रोम कहते हैं। एक होता है सीडी आर। सीडी आर क्या होता है? इसमें सिर्फ हम राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रीड मतलब एक बार उसमें जो डेटा सेव कर दिया तो उसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, उसे दोबारा मिटा नहीं सकते। एक आती है सीडी आर एंड डब्ल्यू, मतलब इसमें रीड और राइट हम दोनों कर सकते हैं। डेटा को एक बार पढ़ भी सकते हैं, फिर उसे मिटाने के बाद दोबारा फिर से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो सीसीटीवी कैमरों में बहुत सारी मेमोरी होती है, बहुत सारी वीडियो को आपको सेव करना होता है। तो उसके लिए आप अलग से कैसेट्स लेके आते हैं, और वो जो सीडी कैसेट होती हैं वो कौन सी होती हैं? आर एंड डब्ल्यू होती हैं। एक बार उसमें आप वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि इसमें कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं है, तो उसे आप क्या करते हैं? मिटा के दोबारा फिर से उपयोग में ला सकते हैं। और एक होती है डीवीडी, इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वह सीडी से कुछ ज्यादा होती है। क्लियर है? तो इस तरीके से ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। इसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस।
इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइस आएंगी, तो इसके अंतर्गत फ्लैश मेमोरी आती है। फ्लैश मेमोरी मतलब जो आपकी पेन ड्राइव होती है जिसे आप उपयोग करते हैं वो आती है, और क्या आती है, मेमोरी कार्ड या चिप आते हैं। आपने देखा होगा कि मोबाइल फोनों में आप कार्ड का यूज करते हैं, चिप की यूज करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी जो डिवाइसेस हैं वो कैसी हैं, द्वितीयक या सहायक मेमोरी के अंतर्गत आती हैं, द्वितीयक मेमोरी कहलाती हैं। चलिए हम इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि आपसे 3 नंबर, 5 नंबर या फिर 11 नंबर में इनसे प्रश्न बन सकते हैं। सीधा लिखने के लिए आ जाएगा कि प्राथमिक या मुख्य मेमोरी क्या होती है, समझाइए। तो प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, तो ऐसी मेमोरी जो सीधे सीपीयू के संपर्क में रहती है। कैसे, सीपीयू मैंने आपको पहले ही बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, उसका दिमाग कहलाता है, जिसके अंतर्गत जब आप इनपुट यूनिटों के माध्यम से डेटा को स्टोर करते हैं तो उनका क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। तो जहां पर प्रोसेसिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। और इसमें जो मेमोरी सीधे संपर्क में रहती है, सीधे इसी से जुड़ी रहती है, वह प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाती है। यह मेमोरी हर समय कंप्यूटर से कैसी होती है, जुड़ी रहती है, कंप्यूटर से अलग नहीं होती है। इसमें अनेक छोटे छोटे भाग होते हैं जिसे लोकेशन या सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकेशन या सेल। यह प्रश्न पूछा जा सकता है 3 नंबर में, सीधा आपको दे दिया जाएगा लोकेशन या सेल। आपको लिखना होगा कि लोकेशन या सेल क्या कहलाता है। तो आप लिखेंगे कि प्राथमिक या मुख्य मेमोरी में अनेक छोटे छोटे भाग होते हैं जिन्हें लोकेशन या सेल कहा जाता है। प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट होती है। क्या होती है, निश्चित बिट होती है, जिसे वर्ड लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ड लेंथ कहा जाता है। और उसे क्या होता है, स्टोर की जाती है। प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट स्टोर की जाती है, और बिट को ही क्या कहा जाता है, वर्ड लेंथ कहा जाता है। और एक कैसी हो सकती है, 8, 16, 32 या 64 बिट की हो सकती है। कैसी हो सकती है, 8 हो सकती है, 16 हो सकती है, 32 हो सकती है, और 64 बिट की हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक लोकेशन में क्या होती है, एक निश्चित बिट होती है। और वो निश्चित बिट कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है, 16 हो सकती है, 32 हो सकती है, और 64 बिट की हो सकती है। और इसे ही क्या कहा जाता है, वर्ड लेंथ कहा जाता है। तो यदि 3 नंबर में आपसे वर्ड लेंथ पूछ लिया जाता है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। लोकेशन में डेटा को संग्रहित करना क्या कहलाता है, लिखना कहलाता है, राइट कहलाता है। यदि आप जो लोकेशन होते हैं, जो छोटे छोटे भाग होते हैं जिन्हें सेल कहा जाता है, यदि उनमें आप डेटा को लिखते हैं या उसे संग्रहित करते हैं तो वह क्या कहलाता है, लिखना कहलाता है, राइट करना कहलाता है। और यदि आप उस डेटा को प्राप्त करते हैं तो उसे पढ़ना कहा जाता है। अर्थात उसमें स्टोर करेंगे तो वह लिखना कहलाएगा, और उसे प्राप्त करेंगे या उसे देखेंगे तो वह पढ़ना कहलाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, आईसी चिप। मैंने आपको बताया था कि यह अर्धचालक युक्तियों से बनती है। क्लियर है, आईसी चिप को हम डिटेल में पहले की वीडियो में देख चुके हैं। तो यदि प्राथमिक मेमोरी से संबंधित प्रश्न आ जाता है तो आपको कुछ डेटा याद होना चाहिए कि प्राथमिक मेमोरी क्या कहलाती है। तो ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के साथ हमेशा संपर्क में रहती है, उससे जुड़ी रहती है, जो सीपीयू की हमेशा संपर्क में रहती है, प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। इसमें छोटे छोटे लोकेशन या सेल होते हैं, और प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट होती है, और जो बिट कैसी हो सकती है, 8, 16, 32 और 64 के मान में हो सकती है। इनमें जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उसे लिखना कहा जाता है, और जब उस डेटा को हम प्राप्त करते हैं तो उसे पढ़ना कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, और इसमें चिप का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें आपको याद होना चाहिए। स्थायी मेमोरी की बात कर लेते हैं। हमने देखा था कि इसके अंतर्गत 3 प्रकार की मेमोरी आ रही थी, स्थायी मेमोरी आ रही थी, अस्थायी मेमोरी आ रही थी, और कैश मेमोरी आ रही थी। तो स्थायी मेमोरी कैसी कहलाती है, तो ऐसी मेमोरी जो विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी जिसमें डेटा बना रहता है। अर्थात कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाने पर उसमें यदि डाटा बना रहे, डाटा को कोई हानि ना पहुंचे, डाटा वहां से गायब ना हो, तो ऐसी मेमोरी स्थायी मेमोरी कहलाती है। सामान्यतः प्राथमिक मेमोरी कैसी होती हैं, स्थायी मेमोरी होती हैं। द्वितीयक मेमोरी तो स्थायी होती ही हैं, लेकिन प्राथमिक मेमोरी भी सामान्यतः स्थायी होती हैं यदि हम रैम को छोड़ दें, रैंडम एक्सेस मेमोरी को छोड़ दें, क्योंकि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है वह अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है।
रैम देख लेते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फुल फॉर्म आपको याद करना है, क्योंकि 3 नंबर में सीधे सीधे फुल फॉर्म भी लिखने के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो यदि रैम आ जाता है तो रैम क्या कहलाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहलाती है। डाटा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में क्या होता है? डाटा को एक के बाद एक पढ़ना होता है, मैंने पहले ही बताया था। जैसे कि जो मैग्नेटिक टेप होता है उसमें क्या होता है, एक गाना हम सुनने के बाद यदि हम दूसरे गाने को सुनना चाहते हैं तो उसे फॉरवर्ड करना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा था कि जो VCR की कैसेटें आया करती थी, या फिर जो CD की कैसेटें, जो डेक की कैसेटें आया करती थी, उस आधार पे होती, तो वो भी क्या होती हैं? सीक्वेंशियल होती हैं। लेकिन रैम वैसी नहीं होती। रैम क्या होती है? एक चिप होती है, छोटी सी चिप होती है, जिसे CPU के मदरबोर्ड में लगाया जाता है, और इसमें भी क्या होता है? डेटा को एक के बाद एक ही पढ़ा जाता है। तो क्या होता है इसमें? डाटा को एक के बाद एक करके ही पढ़ा जा सकता है, इसे ही सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहलाती है। CPU की बात करें तो CPU यदि किसी भी चीज से डेटा लेता है तो वह सबसे पहले कहां से लेता है? रजिस्टर से लेता है। और रजिस्टर कहां जुड़ा रहता है? तो CPU में सीधा जुड़ा रहता है। यदि रजिस्टर में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो फिर वह वांछित डेटा को कहां पर सर्च करता है? कैश मेमोरी में सर्च करता है। और कैश मेमोरी में यदि फिर डाटा नहीं रहता है तो फिर CPU रैम से डेटा को प्राप्त करता है। जो कैश मेमोरी होती है वह मुख्य मेमोरी और CPU के मध्य किसका काम करती है? बफर का काम करती है। अर्थात यहां से डेटा को लेती है और फिर यहां से डेटा कहां पर पहुंचाती है? CPU में पहुंचाती है। जो कैश मेमोरी होती है उससे रोम भी जुड़ा होता है, रीड ओनली मेमोरी भी जुड़ी होती है। तो रैम और रोम जो प्राथमिक मेमोरी होती है, सहायक मेमोरी होती है, वो किससे जुड़ी होती हैं? कैश मेमोरी से जुड़ी होती हैं। जो प्राथमिक मेमोरी होती है उसकी गति कैसी होती है? तीव्र होती है। प्राथमिक और जो मुख्य मेमोरी है उनकी गति बहुत तीव्र होती है, और यह सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप भी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप कहलाती है। तो जो रैम है, रैम के विषय में हमने देखा था कि रैम क्या थी? रैंडम एक्सेस मेमोरी थी। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी गति बहुत तीव्र होती है, और फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और ध्यान रखिए इसे सिक्वेंशियल मेमोरी भी कहा जाता है। फिर रजिस्टर की बात कर लेते हैं। तो जो रजिस्टर होते हैं इसे CPU की कार्यकारी मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यकारी मेमोरी। अर्थात CPU जिस आधार पर कार्य करता है तो वह आधार कहां से लेता है? रजिस्टर से ही प्राप्त करता है। CPU रजिस्टर में स्थित डाटा का ही क्या करता है? उसे ही प्रोसेस करता है, उसका ही उपयोग करता है, और इसकी गति भी क्या होती है? अत्यंत तीव्र होती है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी प्राथमिक या सहायक प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती हैं, चाहे वह रैम हो, चाहे रोम हो, चाहे रजिस्टर हो, चाहे कैश मेमोरी हो, उनकी गति हमेशा क्या होती है? बहुत तीव्र होती है। लेकिन उनकी जो क्षमता होती है वह क्या होती है? बहुत कम होती है। इसका एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनोमीटर होता है। फिर आती है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या है? मैंने इन्हें 3-3 नंबर के हिसाब से तैयार करवाया है कि यदि रजिस्टर आपसे पूछ लिया जाए, कैश मेमोरी आपसे पूछ ली जाए, रैम आपसे पूछ लिया जाए, रोम आपसे पूछ लिया जाए, तो आप 3-3 नंबर में किस तरीके से डील करेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण डेटा है वो भी मैंने आपको इसमें उपलब्ध कराया हुआ है। कैश मेमोरी की बात करें तो इसे CPU से सीधा जुड़ी होती है। ये क्या होती है? CPU से सीधे जुड़ी होती है। हमने बोला था, देखा था कि CPU के बाद रजिस्टर। सबसे पहले CPU किसका उपयोग करता है? रजिस्टर का उपयोग करता है। लेकिन रजिस्टर में यदि वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो कंप्यूटर या CPU कहां से डाटा को उपयोग करता है? कैश मेमोरी से करता है। तो यह CPU से सीधी जुड़ी होती है, और CPU वांछित सूचना के लिए सबसे पहले कहां पर देखता है? कैश मेमोरी में ही देखता है, कैश मेमोरी में ही तलाश करता है। यह CPU और मुख्य मेमोरी के मध्य बफर का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? बफर का कार्य। मुख्य मेमोरी हमने बताया था जिसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी भी आता है, रैम भी आता है, रोम भी आता है, जो स्थायी और अस्थायी दोनों होती हैं। यह क्या होती है? अत्यंत तीव्र होती है, और इसका एक्सेस टाइम क्या होता है? 2 से 10 नैनोमीटर होता है। अब बात कर लेते हैं हम रोम की। रोम क्या होता है? फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसी मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। इसमें संग्रहित डाटा ना तो नष्ट होता है और ना ही उसे बदला जाता है। अर्थात आपने रोम में जो भी डाटा सेव कर लिया वह नष्ट नहीं होगा। कंप्यूटर में जैसे ही हम सप्लाई देना बंद कर दें या कंप्यूटर को अचानक बंद कर दें तो कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें सेव डाटा हटता नहीं है, बना रहता है। कंप्यूटर जैसे ही चालू होता है उससे हमें ये डाटा
प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ इस डाटा में हम कुछ भी करेक्शन नहीं कर पाते हैं। जब आप कंप्यूटर में कुछ, मान लीजिए आप कंप्यूटर में चला रहे हैं, कंप्यूटर में कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, और यदि आप सेव एज दबाते जाते हैं, उसे सेव करते जाते हैं, तो वो सेव कहां पर होता है? वह सेव होता है रोम में। अर्थात वह क्या हो जाता है, एक बार सेव हो जाता है फिर उसमें करेक्शन नहीं होता। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं और उसे सेव नहीं करते हैं तो वह किस में चलता रहता है? वह चलता रहता है रैम में। और जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो आप जो भी टाइप कर रहे होते हैं, यदि उसे सेव नहीं करते हैं तो वह वहां से हट जाता है और आपको फिर से काम करना होता है। तो ठीक है, इसमें संग्रहित डाटा ना तो नष्ट होता है और ना ही उसे बदला जा सकता है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर भी क्या किए जाते हैं? स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि एक सिस्टम बूट प्रोग्राम जो होता है उसे आपको इंस्टॉल करना होता है, बायोस को, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को इसमें इंक्लूड करना होता है, पोस्ट को, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इस प्रकार की जो एप्लीकेशन होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें क्या करना होता है? आपको कंप्यूटर में स्टोर करना होता है। इसमें प्रोग्राम फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। किसके माध्यम से? जो प्रोग्राम होते हैं उस कैसे डालते हैं? फ्यूज लिंक के माध्यम से डालते हैं, जिसे रोम में डाटा को जलाना कहा जाता है। तो यदि 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए कि डाटा को जलाना क्या कहलाता है, तो आप बता सकते हैं कि रोम में जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें फ्यूज की सहायता से, फ्यूज लिंक की सहायता से डाला जाता है, जिसे ही डाटा को जलाना कहा जाता है। फिर आती है पी रोम। पी रोम क्या कहलाता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अर्थात जिसे आप प्रोग्राम कर सकते हैं और फिर उसको रीड कर सकते हैं, तो क्या कहलाता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। इसमें हजारों डायोड होते हैं जिन्हें उच्च वोल्टेज से फ्यूज कर वांछित सूचना रिकॉर्ड की जाती है। तो वांछित सूचना कैसे रिकॉर्ड की जाती है? उच्च वोल्टेज से फ्यूज करके। फिर आता है ईप्रोम। ईप्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल एंड रीड ओनली मेमोरी। तो ये फुल फॉर्म आपको सभी की याद कर रहे हैं, चाहे वह रोम हो, चाहे पी रोम हो, चाहे ईप्रोम हो और चाहे ईप्रोम हो। तो ईप्रोम का क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल एंड रीड ओनली मेमोरी। यह परावैज्ञानिक किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नए प्रोग्राम लिखा जा सकता है। अर्थात यदि इसमें एक बार प्रोग्राम सेव हो गए, जैसे कि हमने देखा था, धीरे धीरे इनके वर्जन है। रोम में क्या होता है? एक बार आपने डेटा डाल दिया तो ना ही तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है और ना ही वह वहां से हटता है, क्योंकि हम उसे फ्यूज के माध्यम से डालते हैं। फिर आता है पी रोम। पी रोम में क्या होता है? हम प्रोग्रामेबल कर सकते हैं उसको। फिर आता है ई प्रोम। ई प्रोम में हम क्या करते हैं? जो सेव डेटा है उसको हम एक बार हटा के, इरेज करके, दूसरी बार फिर से उसको प्रोग्रामेबल कर सकते हैं, उसमें फिर से प्रोग्राम को डाल सकते हैं। एक आता है ईईप्रोम। ईईप्रोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे फ्लैश मेमोरी या पेन ड्राइव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेन ड्राइव। आपने देखा होगा पेन ड्राइव जो हम यूज करते हैं वो क्या होती है? ईईप्रोम का उदाहरण होती है। इसमें आप डेटा को हटा भी सकते हैं, नए डेटा को जोड़ भी सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। यह पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी मतलब उसे आप हटा सकते हैं और फिर से जोड़ सकते हैं। इसमें रैम और रोम दोनों की विशेषताएं मौजूद होती हैं। तो ये पूछा जाता है कि रैम और रोम दोनों की विशेषताएं किस में समाहित होती हैं? तो वह किस में होती हैं? ईईप्रोम में समाहित होती हैं। तो क्लियर हुआ? ये आपको समझ में आया? तो ये क्या थी? प्राथमिक या मुख्य मेमोरी के उदाहरण थे और उनको हमने डिटेल में देखा। यदि आपसे 5 नंबर में सीधा प्राथमिक मेमोरी पूछ लिया जाता है तो जो हमने स्टार्टिंग में आपकी विशेषताएं देखी थी, किसकी विशेषताएं? प्राथमिक या मुख्य मेमोरी की, तो वो आपको लिख देना है। यदि 3-3 नंबर में अलग अलग मेमोरियां पूछ ली जाती हैं तो आपको वो लिख देना है। और यदि 11 नंबर में सीधा दे दिया जाएगी प्राथमिक मेमोरी उदाहरण सहित लिखिए, तो आपको जितना भी पढ़ाया हुआ है वो सब लिख देना है। अब बात कर लेते हैं द्वितीयक या सहायक मेमोरी। तो मैंने कहा था कि यदि आपको कंप्यूटर में बहुत ज्यादा डेटा को सेव करना है, चूंकि जो मुख्य या प्राथमिक मेमोरी होती है उसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वह बहुत कम होती है। स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन क्षमता बहुत कम होती है। और डेटा यदि आपके पास बहुत ज़्यादा होता है तो इसके लिए आपको एक अलग से मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी जो अलग से मेमोरी आप लाते हैं वह कैसी होती है? स्थायी होती है। एक बार उसमें आप डेटा को सेव कर देते हैं तो वह बना रहता है, चाहे कंप्यूटर की लाइट चली जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि यह इरेजेबल होती है। इसको आप निकाल सकते हैं, इसको आप अलग से
से लगा सकते हैं। यह ऐसा नहीं है कि हमेशा कंप्यूटर के साथ या सीपीयू के साथ जुड़ी रहे, क्योंकि हमने बताया था कि जो प्राथमिक मेमोरी थी, जो मुख्य मेमोरी थी, वही सिर्फ कंप्यूटर के साथ हमेशा जुड़ी रहती है या फिर सीपीयू के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। लेकिन जो द्वितीयक या सहायक मेमोरी होती है यह अलग से भी जोड़ी जा सकती है। इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे प्रकार पढ़े थे, एक एक प्रकार को हम अलग से देखते जाएंगे और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करते जाएंगे। सबसे पहले हम द्वितीयक और सहायक मेमोरी को देख लेते हैं। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो डाटा को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मैंने अभी बताया आपको कि इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि आपको डाटा को बड़ी मात्रा में सेव करना है तो कहां पर करेंगे? द्वितीयक और सहायक मेमोरी में करेंगे। सामान्यतः द्वितीयक मेमोरी कैसी होती है? स्थायी होती है। इसमें डाटा जो सेव हम करते हैं वह कंप्यूटर के बंद होने पर या विद्युत सप्लाई बंद होने पर उड़ता नहीं है, बना रहता है जब तक कि आप उसे डिलीट नहीं करते हैं। स्टोरेज क्षमता अधिक होती है परंतु डाटा ट्रांसफर की गति इसमें क्या होती है? धीमी होती है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि कंप्यूटर जैसे ही चालू होता है तो वह किसकी मेमोरी का उपयोग करता है? वह प्राथमिक या मुख्य मेमोरी का उपयोग करता है और उसमें जो डाटा ट्रांसफर की गति होती है बहुत तेज होती है। उसकी क्षमता भले ही कम होती है लेकिन उसके डाटा ट्रांसफर की गति बहुत तेज होती है। लेकिन जब आप सहायक या द्वितीयक मेमोरी का उपयोग करते हैं तो इससे यदि आप डाटा प्राथमिक मेमोरी या कंप्यूटर में जब ट्रांसफर करते हैं या एक सहायक मेमोरी से दूसरी सहायक मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी ट्रांसफर की गति क्या होती है? बहुत ही धीमी होती है। यह सिस्टम के बाहर स्थित होते हैं और दो प्रकार के होते हैं। मैंने ये भी बताया था, एक क्रमानुसार होते हैं, सिक्वेंशियल होते हैं, और एक डायरेक्ट होते हैं। क्रमानुसार क्या होते हैं? जिनमें डाटा को क्रमानुसार ही पढ़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए हमने देखा था मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? जो कि पुराने डेकों में जो कैसेट लगी होती थी या वीसीआर में जो कैसेट आती थी उन्हें क्या कहा जाता था? मैग्नेटिक टेप कहा जाता था। इसमें एक प्लास्टिक का रिबन होता है और उस पर चुंबकीय पदार्थ किसकी? आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की एक परत चढ़ी होती है और एक कैसे दिखाई देती है? आपने देखा होगा, ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे में बंद होती है। यहां पर दो रीलें होती हैं इस तरीके की और इस पर एक रिबन चढ़ा होता है, ऐसे चढ़ा होता है और वो क्या रहता है? घूमता रहता है। मतलब ये इसमें भी रहता है, इससे फिर वो घूम घूम के इस पर चढ़ता रहता है, इस तरीके से घूमता रहता है। तो ये क्या होती है? ये डेटा को एक एक करके पढ़ती है और इसे ही क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक टेप कहा जाता है या क्रमानुसार मेमोरी कहा जाता है। दूसरी होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मतलब आप डेटा को डायरेक्ट ही प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपके स्टार्टिंग में 4 फाइलें बनी हुई हैं और आपको नहीं ये 4 फाइलें नहीं देखनी, सीधी 5वीं फाइल देखनी है, तो आप डायरेक्ट उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मेमोरी क्या कहलाती हैं? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहलाती हैं। इसमें डाटा या सूचना को सीधे पढ़ा जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे कि मैग्नेटिक या चुंबकीय डिस्क आती है। इसमें आयरन ऑक्साइड की क्या होती है? परत चढ़ी होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम फ्लॉपी डिस्क की बात कर लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क कैसी होती है? आपने देखा होगा पुराने जो कंप्यूटर होते थे उसमें आती थी, इस तरीके की बनी रहती है ना, इस तरीके की होती है फ्लॉपी डिस्क। इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है बहुत कम होती है। कितनी होती है? 1.44 MB से 2.88 MB। ये सबसे पहले उपयोग में होती थी, बहुत पुराने कंप्यूटर थे। फिर धीरे धीरे जो कंप्यूटर बदले, फ्लॉपी डिस्क की जगह पे क्या आ गए? आपकी दूसरी चीजें आ गई हैं, जैसे हार्ड डिस्क आ गई है। फ्लॉपी डिस्क की विशेषताएं देखें तो इसमें प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता कितनी होती थी? 512 बाइट होती थी। कितनी होती थी? प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता होती थी 512 बाइट। कंप्यूटर में से पढ़ने लिखने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिसे ड्राइव ए कहा जाता था, की जरूरत पड़ती थी। अर्थात आप जब देखते हैं, आप जब माई कंप्यूटर खोलते हैं कंप्यूटर के अंदर तो उसमें ड्राइव बनी होती हैं, ड्राइव ए, ड्राइव बी, ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव ई, इस तरीके की। तो जब फ्लॉपी डिस्क में जो चीज़ स्टोर होती थी, यदि आपको उसको पढ़ना होता था तो इसके लिए आपको फ्लॉपी डिस्क का जो ड्राइव है, ड्राइव ए कहा जाता है, उसकी ज़रूरत पड़ती थी और उसके आधार पर ही आप इसमें सेव डाटा को पढ़ सकते थे। इसके बाद आती है हार्ड डिस्क, जो कि अब वर्तमान स्वरूप है, जिसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई है। और यदि आप इसको देखते हैं तो देखने में यह कैसे प्रतीत होती है? जो आपने पुराने वीसीआर की कैसेट देखी होगी, इस तरीके के डिब्बे के समान, उस तरीके की दिखाई देती है। अब अलग अलग रूपों में आती है हार्ड डिस्क। इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। यह विंचेस्टर डिस्क का उदाहरण है और इसे ड्राइव सी नाम दिया जाता है। तो इसमें जो भी आप डेटा को सेव करते हैं वो कहाँ पर जाता है? ड्राइव सी में जाता है। उसमें जाकर आप इसमें सेव डाटा को पढ़ सकते हैं। फिर आता है ऑप्टिकल डिस्क या प्रकाशीय डिस्क।
ऑप्टिकल डिस्क या प्रकाशीय डिस्क क्या कहलाती हैं? देखिए आप लोगों ने जैसे कि जो पहले सीडी चलती थी या डीवीडी चलती थी तो उनकी कैसेट्स देखी होंगी, इस तरीके की गोल होती थी, बीच में होता था तवा टाइप का होता था और इसे आप रख देते थे। इसमें क्या होता था, यहाँ पर कुछ रंगीन रंगीन आपको धारियां दिखाई देती थी, वह जब घूमती थी तो उसमें सिर्फ डेटा को आप अच्छे से आसानी से पढ़ सकते थे। उन्हें ही क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल या प्रकाशीय डिस्क कहा जाता है। यह पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है जिसकी सतह पर एल्यूमिनियम की परत चढ़ी होती। किसकी परत चढ़ी होती है? एल्यूमिनियम की। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ऑप्टिकल डिस्क होती है या प्रकाशीय डिस्क होती है इसके ऊपर किसकी परत चढ़ी होती है? तो एल्यूमिनियम की परत चढ़ी होती है। इसमें जो डाटा होता है उसे पिट्स या लैंड्स में स्टोर किया जाता है। किसमें किया जाता है? पिट्स में स्टोर किया जाता है। उदाहरण के लिए इसमें सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क आती है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो 700 MB होती थी या 80 मिनट की वीडियो इसमें हम स्टोर कर सकते थे। आपने देखा होगा पहले सीडियां ही आती थी, फिर धीरे धीरे सीडी बंद हो गई, डीवीडी आने लगी और अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, अब पेन ड्राइव वगैरह आने लगी हैं, उनका उपयोग ज्यादा होने लगा है। तो पहले क्या होता था, सीडी आती थी और सीडी की जो स्टोरेज क्षमता होती थी वो कम होती थी। कितनी होती थी? 700 MB तक होती थी या 80 मिनट का इसमें वीडियो स्टोर किया जा सकता था। इसके बाद इसका नया वर्जन डीवीडी आया। डीवीडी क्या था? डिजिटल वीडियो डिस्क कहा जाता था, जिसका फुल फॉर्म क्या था? डिजिटल वीडियो डिस्क। इसकी जो क्षमता थी इससे कहीं अधिक थी, अर्थात डबल के बराबर थी। इसमें क्षमता 4.7 GB होती थी और जो 2 लेयर थी, ध्यान रखिएगा, जो 2 लेयर थी उसकी क्षमता 8.5 GB थी। ये 2 प्रकार की थी, एक लेयर में आती थी, एक 2 लेयर में आती थी। 2 लेयर 1 लेयर में समझा देता हूं कि मान लीजिए ये जो तवा होता था इसमें यदि सिर्फ एक ही तरफ परत जमी हुई है, एक ही तरफ डेटा स्टोर है, तो वह क्या कहलाता था? 1 लेयर कहलाता था। यदि इसके दोनों तरफ है, मतलब आगे भी है और पीछे भी है, तो वह 2 लेयर कहलाती थी, 2 लेयर कहलाती थी। और इसमें डेटा 8.5 GB तक स्टोर किया जा सकता था और इन्हें सुरक्षित रखने की जो चीज थी वह बहुत ज्यादा थी, अर्थात यह 30 वर्षों तक इसमें डाटा को सुरक्षित रखा जा सकता था। कॉम्पैक्ट डिस्क जो थी इसको चलाने पर, बार बार चलाने पर स्क्रैच आ जाया करते थे, जिससे जो स्टोर डाटा था उसको क्षति पहुंचने की संभावना ज्यादा रहती थी। और जो डीवीडी थी इसमें क्या था, उसकी क्वालिटी बढ़ा दी गई थी। इसमें यदि किसी डाटा को आप स्टोर कर देते हैं तो उसे 30 वर्षों तक कैसा रख सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। फिर ब्लूरे डिस्क आती है। ब्लूरे डिस्क, ये पूरा का है। ब्लूरे डिस्क आती है जिसकी क्षमता 25 GB, जो 1 लेयर होती है उसकी 25 GB होती है और जो 2 लेयर होती है उसकी 50 GB होती है। डीवीडी की ही बड़ी बहन कहलाती है ये। क्या है? ब्लूरे डिस्क, जो कि 25 GB 1 लेयर स्टोर कर सकती है और 50 GB 2 लेयर इसमें स्टोर कर सकती है। 9 घंटे का इसमें HD वीडियो को स्टोर किया जा सकता है तथा 23 घंटे का SD वीडियो इसमें स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद यदि हम इन्हीं मेमोरी को सही तरीके से जमाएं तो इस तरीके से जमा सकते हैं कि सबसे पहले जो सीपीयू से जुड़ी रहती है वो क्या जुड़ा रहता है? रजिस्टर जुड़ा रहता है। उसके बाद आती है कैश मेमोरी, फिर आती है रोम और रैम, दोनों आती हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी है। फिर आते हैं मैग्नेटिक टेप, उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल डिस्क और उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक टेप। तो इस तरीके से मेमोरी दर्शाई जाती है। यदि हम बात करें कि सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी कहलाती हैं, तो रोम से लेके रजिस्टर तक, रोम और रैम से लेके रजिस्टर तक, जो रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम और रैम जो हैं यह सेमीकंडक्टर मेमोरी कहलाती हैं। इसके अलावा ये जो हैं यह सहायक मेमोरी होती हैं। यदि हम कीमत की बात करें तो जैसे जैसे हम छोटी मेमोरी जो होती है रजिस्टर, इसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है, फिर इससे कम इसकी होती है, फिर इससे कम रोम और रैम की होती है, फिर मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप। तो ऊपर से नीचे आने पर जो कीमत होती है वो कम होती जाती है। लेकिन यदि हम गति की बात करें तो गति भी क्या होती है? धीमी होती जाती है। यहाँ पर डाटा ट्रांसफर की गति बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे डाटा ट्रांसफर की गति क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जो मैग्नेटिक टेप होते हैं इनमें डेटा ट्रांसफर की गति क्या होती है? बहुत कम होती है। लेकिन यदि हम एक्सेस टाइम की बात करें तो एक्सेस टाइम भी जो रजिस्टर होता है इनका बहुत कम होता है, बहुत जल्दी एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक टेप होते हैं वह बहुत ज़्यादा समय लेते हैं एक्सेस टाइम में। और यदि हम स्टोरेज क्षमता की बात करें तो जो रजिस्टर है उसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम होती है। फिर धीरे धीरे हम जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे स्टोरेज क्षमता में क्या होती जाएगी? बढ़ोतरी होती जाएगी। और सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता किसकी होती है? मैग्नेटिक टेप की होती है। तो क्लियर हुआ? ये
जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। इससे बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। मान लीजिए आपको कैश मेमोरी, रोम, रैम, मैग्नेटिक टेप, डिस्क, ये चीजें यदि लिखने के लिए आ जाती हैं और आपको वैसा कुछ याद नहीं है, तो इसके माध्यम से ही आप कम से कम 3 से 4 विशेषताएं उसकी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि रजिस्टर जो होता है वह सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंतर्गत आता है। इसकी कीमत बहुत अधिक होती है लेकिन गति बहुत तीव्र होती है, एक्सेस टाइम बहुत कम होता है और स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है। तो इस तरीके से 4 डेटा आप सभी में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। जैसे एक शब्द आता है बफर। बफर क्या होता है? बफर अस्थायी मेमोरी का भाग होता है। किसका भाग होता है? अस्थायी मेमोरी का भाग। और इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग डाटा को प्रोसेसिंग में देने से पहले अस्थायी रूप में उसका भंडारण बफर में होता है। तो जो डेटा आप प्रोसेसिंग के लिए दे रहे हैं उसका भंडारण करने के लिए एक जगह होती है जिसे क्या कहा जाता है? बफर कहा जाता है। एक प्रक्रिया होता है स्पूलिंग। यदि ये 3 नंबर में आ जाए तो क्या होती है? किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने पर उससे पहले उच्च गति क्षमता वाले प्रिंट बफर में भेजे जाते हो, और जब यह बफर में भेजे जाते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को, उसी कार्य को क्या कहते हैं? स्पूलिंग कहते हैं। तो यदि 3 नंबर में बफर लिखने के लिए आ जाए या स्पूलिंग लिखने के लिए आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको इस तरीके से उसे परिभाषित कर देना है। बात कर लेते हैं कंप्यूटर में मेमोरी की माप। हमने ये तो समझ लिया कि कंप्यूटर में किस किस प्रकार की मेमोरी होती है, कौन सी स्थायी होती है, कौन सी अस्थायी होती है, किसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, किसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है और किसकी कीमत बहुत कम होती है, और किसकी जो गति जिसकी डेटा जो होता है स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो ये सभी हम लोगों ने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर में जो मेमोरी की माप है वो आखिर होती कैसे है, कैसे देखा जाता है कि यह इसमें जो मेमोरी होती है बहुत कम होती है और मैग्नेटिक टेप जो होता है इसकी मेमोरी बहुत अधिक होती है। तो इसको मापने के लिए कुछ तो होगा, तो इसकी मेमोरी की माप को जान लेते हैं। तो इसमें इकाइयां होती हैं और सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। यह बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बाइनरी डिजिट हमने देखा था क्या कहलाता है? 0 और 1 कहलाता है, जिसे ऑन और ऑफ के नाम से जाना जाता है। तो यह बाइनरी डिजिट का ही संक्षिप्त रूप है। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है? बिट कहलाता है। यदि 3 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाए, कोई भी शब्द आपसे पूछा जा सकता है, या तो आपको बिट दे दिया जाएगा या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा रूप क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिट है कि बाइट है कि निबल है कि क्या है। तो सबसे छोटा रूप क्या होता है? बिट होता है। और यह क्या होता है? बाइनरी डिजिट का ही संक्षिप्त रूप होता है। और बाइनरी डिजिट क्या होता है? 0 और 1 होता है, जिसे कंप्यूटर समझता है। बिट का मान 0 और 1 ऑन और ऑफ में व्यक्त करते हैं। 1 बाइट में 8 बिट अर्थात 2⁸ या फिर 256 कैरेक्टर होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं और कितने कैरेक्टर होते हैं। तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं और 256 कैरेक्टर होते हैं। क्लियर हुआ? निबल, बिट से बड़ी जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? निबल कहलाती है। और 4 बिट से यह मिलकर बनी होती है। या तो आधा बाइट। आधा बाइट कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि 1 बाइट में 8 बिट हो रहे हैं और 1 निबल में 4 बिट हो रहे हैं, तो आधा बाइट क्या कहलाएगा? निबल कहलाएगा। बाइट की बात कर लेते हैं। तो 8 बिट या 2 निबल का समूह क्या कहलाता? बाइट कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी में किसी अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कम से कम 8 बिट या 1 बाइट की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात 256 जो कैरेक्टर होते हैं उनकी आवश्यकता किसी एक अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाने के लिए होती है। कंप्यूटर मेमोरी को बाइट में ही मापा जाता है। किस में मापा जाता है? बाइट में। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी को किस में मापा जाता है? बाइट में मापा जाता है। अब हम मान देख लेते हैं कि किसका कितना मान होता है। जैसे एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने निबल होंगे? 2 निबल होंगे। और बिट कितने होंगे? 8 होंगे। फिर आता है केबी, अर्थात सबसे छोटा बिट, उससे बड़ा निबल, फिर होता है बाइट, और बाइट से बड़ा होता है किलोबाइट, जिसे केबी दर्शाया जाता है। और 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे तो आप
रट ही लीजिए, घोंटा मार ही लीजिए, क्योंकि कई बार प्रारंभिक परीक्षा में ये मान पूछा गया है और ये मान मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। किलोबाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट, जिसे एमबी कहा जाता है, और एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। या फिर बाइट की बात करें तो यह है 10,48,576 बाइट होते हैं। तो आपको ये दोनों ही मान याद रखने हैं। अब ये मान आप सोच रहे होंगे कैसे निकला, तो ये मान जब आप 1024 गुणा 1024 कर देंगे तो ये मान आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या हो गया, 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं, 1024 किलोबाइट होते हैं, या फिर 10,48,576 बाइट होते हैं। इसे 1 मिलियन बाइट भी कहा जाता है। फिर एमबी से बड़ा होता है जीबी, मतलब गीगाबाइट। गीगाबाइट में 1024 एमबी होता है, मेगाबाइट होता है। जीबी से बड़ा होता है टीबी, जिसे टेराबाइट कहा जाता है, और एक टेराबाइट में 1024 जीबी होता है, गीगाबाइट्स होता है। इसी तरीके से इकाइयां बढ़ती जाएंगी और एक दूसरे का मान 1024 के गुणा में होता जाएगा। एक पेटाबाइट किससे, टेराबाइट से बड़ा होता है, जिसमें 1024 टीबी होते हैं। फिर आता है ईबी, मतलब एक्साबाइट में 1024 पीबी होते हैं, पेटाबाइट होते हैं। ईबी से बड़ा होता है जीबी, जिसे जेट्टाबाइट कहते हैं, और जेट्टाबाइट में 1024 क्या है, 24 ईबी होते हैं। फिर इसके बाद आता है यट्टाबाइट। जो योट्टाबाइट होता है उसमें होते हैं 1024 जेट्टाबाइट। इस तरीके से क्या होती हैं, इकाई होती हैं, और इन इकाइयों में सबसे बड़ी हमने क्या देखी है, योट्टाबाइट देखी है। क्लियर है? सबसे छोटी विट और सबसे बड़ी योट्टाबाइट, जिसमें 1024 जेट्टाबाइट होते हैं। प्रत्येक कैरेक्टर को 32 बिट में निरूपित किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने बिट में निरूपित किया जाता है, 32 बिट में एक कैरेक्टर को निरूपित किया जाता है। सिस्टम यूनिट की बात कर लेते हैं। तो जब हम कंप्यूटर सिस्टम के विषय में जान रहे थे, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को जान रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि एक इनपुट यूनिट होती है, फिर मेमोरी होती है, और उसके बाद होती है सिस्टम यूनिट, फिर क्या होती है, आउटपुट यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंतर्गत हमने देखा था कि सिस्टम यूनिट क्या कहलाती है, यह पर्सनल जो कंप्यूटर होता है उसका मुख्य हार्डवेयर होता है। अर्थात पर्सनल कंप्यूटर जो आप चला रहे हो, तो पीसी किसे बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर को। तो जब ये चला रहे होते हैं तो इसका मुख्य हार्डवेयर क्या कहलाता है, सिस्टम यूनिट कहलाता है, जिसमें मुख्य चीजें होती हैं, जैसे मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, और मुख्य तथा सहायक मेमोरी होती है, साथ ही साथ कई पोर्ट होते हैं। क्या होते हैं, कई पोर्ट होते हैं। तो ये सभी चीजें किसके अंतर्गत समाहित होती हैं, सिस्टम यूनिट के अंतर्गत समाहित होती हैं। इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। परिभाषिक रूप में आपसे मदरबोर्ड पूछ लिया जाए, सीपीयू पूछ लिया जाए, माइक्रो प्रोसेसर पूछ लिया जाए, मुख्य मेमोरी, सहायक मेमोरी हम पढ़ ही चुके हैं, पोर्ट जो आते हैं वो भी हम पढ़ ही चुके हैं। तो वगैरह जो चीजें बची हुई हैं उन्हें हम परिभाषिक रूप में देख लेते हैं। मदरबोर्ड, तो ये क्या होता है, यह कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। याद करिए, पिछली वीडियो मैंने बताया था कि कंप्यूटर के सीपीयू में इस तरीके का एक तख्ता रहता है, जिसमें बहुत सारे कंडेंसर वगैरह, बहुत सारे जो पोर्ट वगैरह क्या लगे रहते हैं, इसमें लगे रहते हैं, बहुत सारी वायरिंग वगैरह क्या होती है, इसमें ही लगी होती है। तो यही क्या कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। क्योंकि आपको कंप्यूटर से किसी भी चीज को जोड़ना है तो वह पोर्ट कहां पर जोड़ते हैं, वह बोर्ड मदरबोर्ड में ही जोड़ते हैं। तो यह क्या होता है, मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। इसमें एक कंप्यूटर बस होती है। कंप्यूटर बस किसे कहते हैं, मदरबोर्ड पर बने हुए स्वचालक तारों के समूह क्या कहलाते हैं, मदरबोर्ड पर बने हुए स्वचालक तारों के समूह, जो डाटा तथा संकेतों को सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं, उन्हें कंप्यूटर बस कहा जाता है। आप नॉर्मल जिंदगी में तो देखते ही बस क्या करती है, एक जगह से सवारी को दूसरी जगह पर ले जाती है। तो वैसे ही कंप्यूटर बस में क्या होते हैं, जो मदरबोर्ड होता है उस पर स्वचालक तारों के क्या बने होते हैं, समूह बने होते हैं, जो डाटा और संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं, उन्हें ही कंप्यूटर बस कहा जाता है। एक होता है सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसे ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसका कार्य होता है विभिन्न क्रियाओं को क्रम निर्धारित करना। जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनका क्रम निर्धारित करना कि कौन सा कार्य पहले होगा और कौन सा कार्य बाद में होगा। यह उपकरणों को नियंत्रित तथा निर्देशित करता है। जितने भी उपकरण इसमें लगे हुए हैं सभी को नियंत्रण और निर्देशित करने का कार्य कौन करता है, सीपीयू करता है। इसीलिए इसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के मध्य समन्वय भी स्थापित करता है।
तो हमारा दिमाग क्या करता है, आपके शरीर और आपकी आत्मा क्या निर्देश दे रही है, हाथ को कब हिलना है, पैर को कब चलना है, आंखों को कब देखना है, मुंह को कब चलना है, इन सभी को निर्देश जो देती है और हमारा शरीर जिस तरीके से कार्य करता है, तो इसका काम कौन करवाता है, मस्तिष्क करवाता है। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वह कंप्यूटर का मस्तिष्क होती है, जो इसके सभी हार्डवेयर, चाहे वह माउस हो, चाहे वह कीबोर्ड हो, चाहे मदरबोर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, साथ ही साथ इसकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर जो इसे चलाने का कार्य कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो सभी की मध्य समन्वय कि कौन सा निर्देश कब दिया जाएगा और उस निर्देश के अनुसार कौन सी चीज कब कार्य करेगी, इस सभी का समन्वय कौन स्थापित करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। यह डाटा को निर्देशित एवं प्रोसेस करने का भी कार्य करता है। यदि हम सीपीयू के वर्गीकरण की बात करें तो ये मुख्यतः 3 भागों में बांटकर देखते हैं। कौन कौन से? इसमें एक होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, सभी को कंट्रोल करने का काम करती है। फिर इसमें एक होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होती है मेमोरी रजिस्टर। मेमोरी रजिस्टर क्या करती है, मेमोरी को सेव करती है। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, इसे कंप्यूटर की नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है। जो क्या करता है, इसमें नाम ही है कंट्रोल, सभी को क्या करेगा, नियंत्रित करने का कार्य करेगा, सभी में समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा। अर्थात कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं और जो हार्डवेयर हैं उन सभी को समन्वित करने का कार्य, कैसे निर्देश दिए जा रहे हैं, उस निर्देश के अनुसार कौन सी चीज कब क्या कार्य करेगी, ये सभी कार्य कौन करता है, सीपीयू करता है। और कौन करवाता है, तो कंट्रोल यूनिट करवाती है। फिर एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह डाटा को प्रोसेस करता है। 2 प्रकार के डाटा होते हैं, एक गणितीय डाटा होते हैं जिसे एयू कहा जाता है, अर्थमेटिक यूनिट कहा जाता है, और एक तार्किक होता है जिसे लॉजिक यूनिट कहा जाता है। तो एयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक यूनिट, और एलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉजिक यूनिट। तो यह दोनों प्रकार से कार्यवाही करता है। और जो मेमोरी रजिस्टर होते हैं इसमें स्थित डाटा को ही सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है। हमने देखा था कि सीपीयू किससे लेता है सबसे पहले डेटा, जो रजिस्टर में उपस्थित होता है। यदि रजिस्टर में नहीं होता है तो कैश मेमोरी से लेता है, यदि कैश मेमोरी में नहीं होता है तो फिर रैम और रोम से लेता है, और यदि इन दोनों में ही नहीं होता तो फिर हम सहायक मेमोरी को जोड़ते हैं। तो क्लियर हुआ, मेमोरी रजिस्टर क्या होते हैं, जहां से सीपीयू डेटा को लेता है। तो इस तरीके से सीपीयू का वर्गीकरण 3 आधारों पर होता है। एक भाग उसको कंट्रोल करने का काम करता है, दूसरा प्रोसेस करने का कार्य करता है, तीसरा डेटा को लेने का काम करता है। अब अन्य घटक भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे एक आता है पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट क्या होती है, आपने देखा होगा कि जो घरों में बिजली आती है वो कैसी आती है, 220 वोल्ट एसी आती है, अल्टरनेटिंग करंट आता है। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें 2 चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट, एक पढ़ते हैं डीसी डायरेक्ट करंट। जो बिजली के माध्यम से घरों में जो बिजली बिछाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। इसे कैसे दर्शाया जाता है, इस तरीके से दर्शाया जाता है। और एक होता है डायरेक्ट करंट, जो इस तरीके से रहता है, ध्यान रखिएगा। डीसी करंट जो बैटरियों के माध्यम से करंट आता है, जिसे आप कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं, है ना, इस तरीके से दर्शाते हैं। तो यह जो करंट होता है वह क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, जो बैटरियों के माध्यम से प्राप्त होता है। अब चूंकि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर 220 वोल्ट पर तो कार्य करेगा नहीं, उसके लिए तो कम सप्लाई चाहिए होगी। घरेलू में बिजली कितनी आ रही है, 220 वोल्ट एसी दी जा रही है, और कंप्यूटर को कितनी चाहिए, ±5 वोल्ट चाहिए एसी, और डीसी में चाहिए 12 वोल्ट। तो इसे कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, पीएसयू करता है, पावर सप्लाई यूनिट करता है। ठीक है, आजकल एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी जगह पे अब किसका उपयोग किया जा रहा है, एसएमपीएस का स्विच मोड पावर सप्लाई का उपयोग किया जा रहा है। एक होता है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी क्या करता है, यह कंप्यूटर तथा उसके उपकरणों के मध्य संचार स्थापित करने का कार्य करता है। अर्थात यह कंप्यूटर, आपने देखा होगा यूएसबी केबल क्या करती है, यह अन्य उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ती है, उनके मध्य संचार को स्थापित करती है। एक होता है मॉडेम। मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। अर्थात कंप्यूटर जो होता है वह डिजिटल सिग्नल को समझता है, लेकिन हम जब उसे सिग्नल देते हैं तो वो एनालॉग देते हैं। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, और फिर कंप्यूटर उसका प्रोसेस करने के बाद डिजिटल को भेजता है, लेकिन हम किसे समझते हैं, एनालॉग को समझते हैं। तो यह एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने का काम करता है। तो इसीलिए इसे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर
कहा जाता है। एक होता है यूपीएस। यूपीएस क्या होता है? मान लीजिए अचानक बिजली चली जाती है। अचानक बिजली चले जाने के बाद आप जो कंप्यूटर पे जो कार्य कर रहे होते हैं वो चूंकि रैम में सेव होता है, और जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वह अस्थायी मेमोरी होती है, और अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाने से उसमें सेव जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है? चला जाता है, गायब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए, साथ ही साथ जब कंप्यूटर में प्रोसेस चल रही होती है और अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसमें एप्लीकेशन के क्रॉस होने या एप्लीकेशन के बस्ट होने की संभावना भी बनी रहती है, इसकी मेमोरी पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इससे बचने के लिए यूपीएस का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है? अचानक बिजली चले जाने पर भी कंप्यूटर को हानि नहीं पहुंचने देता है, उसे अचानक से बंद नहीं करता है, थोड़े समय तक के लिए बिजली उपलब्ध कराता रहता है। तो कुछ अलग से चीजें हैं जो मेमोरी के अलावा कंप्यूटर से संबंधित हैं, उन्हें भी हमने समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों इस वीडियो में आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विषय में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस तरीके से कार्य करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।